तो स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज से हम एक नया प्रैक्टिस क्लास लेके आए हैं जो कि आपका टेक्नीशियन और एएलपी के लिए है। मॉक टेस्ट होने वाला है। इसमें मैं आपको 25 क्वेश्चन कराऊंगा। कितना? तो मैं इसमें आपको 25 क्वेश्चन कराऊंगा, 25 क्वेश्चन। और आपको कमेंट में बताना कि आपको कैसी क्लास लगी। और साइंस के आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके बहुत कम समय में आपको अच्छी तैयारी देखने को मिलेगी। और आपका जो है आपके स्टेज 1 और स्टेज 2 आपके लिए इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पहला देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कि रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? ऑप्शन में है लेजर, माइक्रोनीडल, स्केलपल या बारीक कैंचिया। तो रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? तो अगर रक्तहीन सर्जरी की बात करें तो आपके लेजर के माध्यम से। किसके? तो लेजर के माध्यम से। देखिए, चिकित्सा क्षेत्र में लेजर का उपयोग जो आपका होता है वह गुर्दे की पथरी, आँखों की सर्जरी, दांतों का इलाज से हृदय संबंधित बीमारियों के इलाज में आपका काम आता है। लेजर तकनीकी कैंसर जैसी अहम बीमारियों में आपकी सहायक सिद्ध होती है। और आपका क्या दे रखा है? माइक्रोनीडल्स। क्या दे रखा है? आपका ऑप्शन नंबर बी दे रखा है माइक्रोनीडल्स। यह किस में उपयोग होता है? तो यह त्वचा उपचार तकनीकी है। क्या? तो माइक्रोनीडल जो दे रखा है आपका, यह आपका त्वचा उपचार संबंधित तकनीकी है। आगे देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि स्मृति सुधार में किसमें? देखिए क्या कह रहा है कि स्मृति सुधार के लिए आयुर्वेद में किस पौधे का उपयोग किया जाता है? यानी बुद्धि बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में किस पौधे का आपका जो है उपयोग किया जाता है? ऑप्शन में है तुलसी, वासका, ब्राह्मी या आंवला। तो देखिए, अगर बुद्धि सुधार की बात की जाए तो दूसरे का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपके ब्राह्मी। देखिए, स्मृति सुधार के लिए आयुर्वेद में ब्राह्मी पौधे का उपयोग किया जाता है। बंगाल को ब्राह्मी साग का पौधा देश में सर्वश्रेष्ठ है। और ब्राह्मी में आपके बैकोसाइड ए पाया जाता है जिसमें स्मृति शक्ति में वृद्धि होती है। ब्राह्मी का वानस्पतिक नाम बोकोमा मोरियरी है। यह आपके सक्रोफुलेरेसी प्रजाति से संबंधित रखता है। आगे देखिए तीसरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक यौन संक्रामक रोग नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक यौन रोग संक्रामक नहीं है? ऑप्शन में दे रखा है यक्ष्मा, एड्स, सिफिलिस या आपका हेपेटाइटिस बी। देखिए कौन सा आपका एक यौन संक्रामक रोग नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए यक्ष्मा। देखिए यौन संबंधित रोगों से जो रोग सूक्ष्मजीवी अर्थात बैक्टीरिया, कवक, वायरस और परजीवी के कारण होते हैं, मुख्य रूप से संभोग के दौरान रक्त, वीर्य और योनि तरल पदार्थ द्वारा प्रशेषित होते हैं। इसका मुख्य उदाहरण एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया। लेकिन यक्ष्मा संक्रमण रोग नहीं है। कौन? तो यक्ष्मा जो है आपका संक्रमण रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए चौथा नंबर क्या कह रहा है कि अंतः श्वसन के दौरान फेफड़ों के डैश डैश के कारण हवा भर जाते हैं। अंतः श्वसन के दौरान फेफड़ों के कारण हवा आपके भर जाती है। तो ऑप्शन कह रहा है फेफड़ों के रुक जाने से, या फेफड़ों का संकुचन से, या फेफड़ों की स्फीति से, या फेफड़ों के आपके क्या कह रहा है कि फैलाव से। तो देखिए चौथे का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? तो फेफड़ों की स्फीति से। देखिए शरीर के अंदर रुधिर एवं उत्तक द्रव्य के मध्य होने वाले गैसीय विनिमय को आंतरिक श्वसन कहते हैं। आपके अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े और फेफड़े के लिए दाब के कारण हवा भरी जाती है। आगे देखिए पाँचवा नंबर क्या कह रहा है कि बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशीय प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो देखिए पाँचवें का हो जाएगा आपके एनीमिलिया। क्या? एनीमलिया। देखिए बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशीय प्राणियों को एनीमोलिया समूह के अंतर्गत रखा जाता है। इसे मेटाजोआ भी कहा जाता है। कोशिका भित्ति केवल पादप जगत के पौधे में पाया जाता है। एनीमोलिया जंतु जगत का समूह होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट
एनीमोलिया, आपका एनीमोलिया आपका यहाँ पे है एनीमोलिया। आगे देखिए क्या कह रहा है 6वां नंबर कि निम्नलिखित में से क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। तो देखिए अगर बात करें कि प्रोटीन के कारखाने के रूप में किसे जाना जाता है तो राइबोसोम को। किसे? तो राइबोसोम को। राइबोसोम एक कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। राइबोसोम आपके आरएनए प्रोटीन दोनों से बनी एक अंतर कोशिकीय संरचना है। यहाँ कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। 7वां देखिए क्या कह रहा है कि निम्न इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है। इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है। तो देखिए 7 का हो जाएगा आपका रेडान। कौन सा? तो रेडान। देखिए रेडान रेडियोधर्मी प्रकृति की एक निष्क्रिय गैस है। आवर्ती सारणी के 18वें में 6 निष्क्रिय गैसें हैं, जिसमें आपके हीलियम हो गई। 6 निष्क्रिय गैस है कौन कौन सी? तो आपकी देखिए हीलियम हो गई आपका, और नियान हो गया, और आपका आर्गन हो गया, और आपका क्रिप्टान हो गया, और आपका जिनान हो गया, और क्या हो गया? तो आपका रेडान हो गया। आपके 6 गैस जो होती हैं आपके यह गैसें हैं जो आपकी निष्क्रिय गैसें होती हैं। 8वां देखिए क्या कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में जो धातुओं को रखा गया है वह बाईं ओर। कहाँ पे? तो बाईं तरफ रखा गया है, जिसमें क्षार धातुएं और क्षारीय मृदाएं आपके कहलाते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण आपके घटते हैं और अधात्विक गुण आपके बढ़ जाते हैं। और देखिए आपका 9वां नंबर बढ़ते हैं। कह रहा है 9वां नंबर कि किसी रासायनिक अपक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को डैश डैश कहा जाता है। तो देखिए 9 की बात करें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपचयन। क्या? तो आपका अपचयन हो जाएगा। देखिए अगर किसी रासायनिक अपक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को अपचयन कहा जाता है। ऑक्सीकरण तथा अपचयन हमेशा साथ साथ घटित होते हैं। इन दोनों अपक्रियाओं को उपाचय अपक्रिया कहा जाता है। 10वां देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन में कह रहा है मक्खन का खट्टा होना, कार्बन यानी CO2 से सूखी बर्फ बनना, एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, या लोहे का चुंबकीयकरण। तो इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए मक्खन का खट्टा होना। देखिए वे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं। क्या? तो वे परिवर्तन होते हैं जिनमें नए पदार्थ बनते हैं, उन्हें रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यह आपके अंतःकरणीय प्रक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन के बाद पदार्थ वापस उसी मूल अवस्था में नहीं वापस आ सकता है। जैसे मक्खन का खट्टा होना, कागज़ का जलना, लोहे में जंग लगना। जो चीज़ें आपकी वापस नहीं आ सकती, ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं? तो रासायनिक आपकी अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक परावर्तन कहते हैं। और देखिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश की पतली किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश क्या होता है। तो टिमटिमाएगा, परावर्तित होगा, अभिसरित होगा, या वर्ण विक्षेपित होगा। तो देखिए 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? वर्ण विक्षेपित हो जाएगा। देखिए जब श्वेत प्रकाश की पतली किरण को प्रिज्म से गुजारा जाएगा तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपित हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंग में बैंगनी रंग का विक्षेपण होता है। सबसे अधिक एवं लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर 11 का डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है कि डैश डैश के एक माध्यम में ध्वनि की गति कौन निर्धारित करता है। तो देखिए ध्वनि की गति को निर्धारित कौन करता है। तो आपके मध्य की प्रकृति। कौन? तो मध्य की प्रकृति
अब देखिए किसी माध्यम में ध्वनि प्रति सेकंड जितनी दूरी तय करती है इसे माध्यम में ध्वनि का वेग कहते हैं। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसमें संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण होता है, जबकि वायु तथा गैसों में ध्वनि का संचरण एक अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में होता है। देखिए क्या कह रहा है कि ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है। तो देखिए अगर ग्रहों की परिक्रमा के पथ का आकार की बात करें तो ये आपका होता है फैला हुआ वृत्त। क्या होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, फैला हुआ वृत्त। देखिए ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार फैला हुआ वृत्त जैसा होता है। सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग में परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, उच्छल तारों, उल्कापिंडों आदि के समूहों को सौरमंडल कहते हैं। सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम आपका कैसा है? तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है कि यदि हम पेड़ों की शाखा तेज़ी से हिलती है। क्या कह रहा है? यदि हम पेड़ों की शाखा को तेज़ी से हिलाते हैं तो कुछ पत्तियां जो है पेड़ से अलग हो जाती हैं। यह डैश डैश के कारण होता है। तो देखिए अगर हम कुछ पेड़ को अगर हिलाते हैं तो जो पत्तियां होती हैं वह जो होती हैं आपकी किससे? तो आपकी अलग हो जाती हैं शाखाओं से। तो उसे क्या कहते हैं? ये इसका कारण क्या है? यही पूछ रहा है 14 नंबर में। तो इसका कारण है आपके जड़त्व का कारण। क्या? तो जड़त्व के कारण। देखिए यदि हम पेड़ की शाखाओं को तेज़ी से हिलाएंगे तो कुछ पत्तियां पेड़ों से अलग हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो आपके जड़त्व के कारण ऐसा होता है। आगे देखिए क्या कह रहा है 15 नंबर, फोकस दूरी का एसआई इकाई क्या है। फोकस दूरी का एसआई इकाई क्या है? तो फोकस दूरी का एसआई इकाई क्या है? तो आपका मीटर है। क्या है? तो फोकस दूरी का आपका जो है क्या है? तो आपका मीटर है। आगे देखिए क्या कह रहा है 16 नंबर कि डैश डैश के अंगों क्या कह रहा है कि डैश डैश अंगों के अंदर की जगह भरता है और आंतरिक अंगों का सहयोग प्रदान करता है तथा ऊतक की मरम्मत भी करता है। कौन होता है ऐसा? तो आपका जो होता है ये आपका एरिओलर होता है। क्या होता है? आपका एरिओलर संयोजी ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिकाओं के चारों ओर तथा नसों और अस्थिमज्जा में पाया जाता है। यह अंगों के भीतर खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों का सहारा प्रदान करता है, ऊतकों की मरम्मत में भी आपका सहायता करता है। आगे देखिए क्या कह रहा है 17 नंबर, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था। सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था। तो देखिए अगर डीएनए की अलग की बात करें तो आपके कौन थे? तो देखिए आपके थे अल्ब्रेक्ट कोसले। कौन? अल्ब्रेक्ट कोसले जो थे आपके डीएनए के सबसे पहले आपके फ्रेडरिक हार्मचीचर ने अलग किया था डीएनए। जीवित कोशिकाओं में गुणसूत्रों में पाया जाता है। इसमें एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन नामक न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। देखिए 18 नंबर कह रहा है कि एडिस मच्छर इनमें से किसका वाहक होता है। एडिस मच्छर जो होता है इनमें से किसका वाहक होता है। तो देखिए यह होता है डेंगू का। किसका? तो डेंगू का। एडिस मच्छर की एक प्रजाति होती है जो डेंगू बुखार, चिकनगुनिया, जीका बुखार का वाहक होता है। इस वंश के मच्छर बहुत ही ऊंचाई तक नहीं उड़ पाते हैं। और देखिए क्या कह रहा है 19 नंबर, नेफ्रॉन संबंधित है। तो देखिए नेफ्रॉन के बारे में पूछ रहा है। नेफ्रॉन जो है आपका उत्सर्जन तंत्र से। किससे? तो नेफ्रॉन का संबंध उत्सर्जन तंत्र से होता है। प्रत्येक नेफ्रॉन एक आपके मेल्पिकाय से बना होता है जो कि एक बोमेन स्फुट तथा रुधिर कोशिकाओं के जाल से मिलकर बना होता है। नेफ्रॉन को वृक्क की संरचना कार्यात्मक इकाई के रूप में जाना जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए क्या कह रहा है 20 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा चूर्ण परिवार मोलास्का संघ से संबंधित नहीं है। तो देखिए आपका हो जाएगा 20 में ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? आपका एंटीडोन। देखिए मोलास्का संघ के जीवों का शरीर कोमल होने के कारण इन्हें मोलास्का कहा जाता है। मोलास्का की मुख्य विशेषता यह होती है कि यह कई कार्यों के लिए एक ही अंग का इस्तेमाल करता है, जैसे आपका घोंघा, ऑक्टोपस, कैटेन इनके उदाहरण हैं। जबकि एंटीडोन एक इकाई नोडमेटा संघ का प्राणी है। तो ये थे हमारे
देखिए मैंने आपको 25 क्वेश्चन मैंने आपको जो है थंबनेल में दिखाया था, तो कुछ आपके जो है जो 25 क्वेश्चन थे इसमें वो मिसप्रिंट कुछ हो गए हैं। तो आज के 20 क्वेश्चन देख लीजिएगा। मैं आपको कल जो है इसमें आपको 25 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त कर देते हैं। और क्लास पसंद आई हो तो ज़रूर एक लाइक करें, और नए हैं चैनल पर तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में बताएं कि क्लास कैसी लगी।